हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पर ही होंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से आपने मेरी जो पहली वीडियो थी स्ट्रेटजी, वो आपने देख ली होगी सबने। मैंने उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि हमें क्या पाथ फॉलो करना है, और मैंने एक टैगलाइन भी डेवलप की थी, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, हिट द नेल। हमेशा सही जगह पर हिट करना है अगर आपको कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट चाहिए, मतलब सक्सेस चाहिए। ठीक है, चलिए। तो मैंने, अगर आपको याद हो तो, उस वीडियो के आखिरी में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा और उसमें मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को लीड करूँगा और मेरी क्लास थोड़ी सी क्या होगी, डिफरेंट होगी। देखिए, आपको मेरा यहाँ पर फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और मेरे आवाज़ की फ्लक्चुएशन से आप टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसका बहुत सारा पार्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द जर्नी ऑफ एटम, कि हमने एटम को कैसे पहचाना, हम एटम को जिस तरह से देख रहे हैं वो उस तरह से कैसे बना, वहां तक हम कैसे पहुंचे। इज द जर्नी ऑफ एटम। ठीक है ना। जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं और मूवी बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, सारे सीक्वेंसेस हो रहे हैं, बहुत ही एक के बाद एक चीज़ें कनेक्ट होती जा रही हैं मूवी में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, आप सोचो, कभी कोई आपको ऐसी मूवी देखने को मिले जिसमें कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, मतलब कुछ कुछ हो रहा है, फिर कुछ और होने लग गया, फिर कुछ कुछ आपको समझ में आया, फिर कभी कुछ और हो गया, तो आपको बड़ा ही बोरिंग लगता है ना कि क्या यार मूवी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ मूवी। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि आज से 600 साल पहले, 700 साल पहले हम क्या समझते थे एटम को, और धीरे 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 क्या डेवलपमेंट हुआ, और आज एटम किस स्टेज में है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एटम, आप देख रहे होंगे सामने, आपको टॉपिक का नाम लिखा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर और नीचे लिखा हुआ है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पहुंचने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो एटम के बारे में सोचना कब शुरू हुआ। आप ये समझिए, ये जो कहानी है ना, ये 400 बीसी में से शुरू होती है। 400 बीसी, समझ रहा, कितने पहले से, जब बहुत सारे इंडियन फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने मैटर्स के बारे में अपनी अपनी थ्योरी देना शुरू की। मैटर्स के बारे में अपनी अपनी थ्योरी देना शुरू की। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ फिलोसोफर के नाम बताता हूँ। जैसे हमारे एक इंडियन फिलोसोफर थे, महर्षि कनद। उन्होंने बताया था, ही प्रपोज दैट द होल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। देख रहे हैं आप। उसके बाद कुछ ग्रीक फिलोसोफर भी आए, जैसे एरिस्टोटल है, प्लेटो है। इन्होंने कहा था कि जो मैटर है उसको आप इनफाइनाइट लेवल पर जाकर अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो आप उस पार्टिकल तक पहुंच जाओगे जिससे मैटर बना हुआ है। और भी बहुत सारे फिलोसोफर आए और अपनी अपनी बातें उन्होंने मैटर के बारे में कही। सबका कहना ये था कि मैटर को जब आप डिवाइड करते जाते हो तो एक पार्टिकल मिलता है जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और उसी से मैटर मिलके बना है। ठीक है ना। लेकिन इन ये सारी जो थ्योरीज थी ना बेटा, वो सब फिलोसफिकल टेस्ट में थी। इनके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं था, इनके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स नहीं थे। तो मैं ये कहता हूं कि एटम के प्रोस्पेक्ट्स में मैटर की डेफिनेशन को लेके जो सबसे कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट सबसे पहले वर्ड के सामने आया, वो था डाल्टन का कॉन्सेप्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और देखो बगल में मैंने ईयर भी लिखा हुआ है ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आए बेटा। बहुत ज़रूरी है समझना कि एटम पहले कैसा दिखता था, फिर हमने किस किस की नज़रों से एटम को देखा, और आज तक हम कैसे पहुँचे। ये पूरे एटम की जर्नी है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे कॉन्क्रीट लेवल पर जाकर जो एटम्स के बारे में बात की थी, वो किसने की थी? डाल्टन्स ने बात की थी। उन्होंने अपने एक एटॉमिक थ्योरी प्रोपाइंड की। उन्होंने 1803 से लेके 1808 तक इस पे वर्क किया, और 1808 में आकर उन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की। मतलब हमें एटम के बारे में कुछ कॉन्क्रीट बात 1808 में पता चली है, जबकि इसके बारे में बातें कब से स्टार्ट हो गई थी? 400 बीसी से। ठीक है। मेरे ख्याल से आपने, मेरे ख्याल नहीं, मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि ये डाल्टन्स की थ्योरी आपने कभी ना कभी पढ़ी है। 7th 8th 9th 10th कहीं ना कहीं ये डाल्टन की थ्योरी पढ़ी है।
मैं मानता हूँ कि 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स डाल्टन की थ्योरी के यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, और मुझे पता है कि ये पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्लो आप इसको समझिए कि डाल्टन ही वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले मैटर को डिफाइन किया। डाल्टन ने क्या कहा था? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो एटम्स का जो नाम है वो और मैटर की डेफिनेशन सबसे पहले डाल्टन ने ही दी थी। अब देखो यहां मैंने एक चीज लिखी है, द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स अनकटेबल और इनडिविजिबल पार्टिकल। मतलब डाल्टन ने कहा था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब मैटर जो होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, उसका नाम होता है एटम। और एटम जो ये वर्ड है ना बेटा, इन्होंने ये लिया था ग्रीक ग्रामर से। कहां से लिया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया है, जिसका मतलब होता है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको आप काट नहीं सकते। मतलब एटम अगर आप ग्रीक पीपल से बोलेंगे तो समझेगा कि एटम का मतलब क्या है, कि ऐसी चीज जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम अपने आप में नाम में ही बता रहा है कि मैं आखिरी पार्टिकल हूं, बस मेरे अंदर आप नहीं जा सकते, मुझको डिवाइड नहीं कर सकते। अब आपको समझ में आ रहा होगा डाल्टन की पहली बात ही फ्लॉप हो गई है, क्योंकि हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है ना। अगर एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, एटम को हम डिविजिबल नहीं कर सकते, तो हमें कैसे पता चलता कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है? बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो पहली बात ही गलत साबित होगी आगे चल के, ठीक है। फिर उन्होंने एक बात कही कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है अभी भी, कि भाई जब रिएक्शंस होती है तो उसमें एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर सेम एंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ करेक्टरिस्टिक मास। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, और आपको ये भी पता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ अब आकर फेल हो चुकी हैं। जैसे पहली तो फेल हो ही गई है कि इन्होंने लिखा है कि मैटर जो है इनडिविजिबल होता है। नहीं, मैटर को तो हम डिवाइड कर चुके हैं, सॉरी एटम को तो हम डिवाइड कर चुके हैं। एटम क्या होता है? इंडिविजिबल नहीं होता है। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब जैसे इनका ये वाला पॉइंट आप देखो कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर सेम एंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। आपने पढ़ा है आइसोटोप का कॉन्सेप्ट। आइसोटोप में क्या होता है? याद आ रहा है? आइसोटोप में प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। एक ही एलिमेंट के में अलग अलग एटम हो गए, है कि नहीं? मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, मैं आपको आइसोटोप, आइसोबार सब पढ़ाऊंगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये अगर इसको आप सच मानेंगे तो आप फिर आइसोटोप्स को डिफाइन नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप आइसोटोप्स को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे चलकर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो गई। लेकिन आप यकीन मानिए करीब 90 साल तक लोग डाल्टन की थ्योरी पर ही यकीन करते रहे। वो ये मानकर बैठ गए थे कि नहीं, एटम इज इनडिविजिबल। बात समझ में आ रही ना? अब कैसे चीज़ों का पता चला? उसके बाद क्या हुआ कि 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। आप देख रहे हो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कब आई थी? 1808 में आई थी। कब आई थी? 1808 में आई थी। और 1808 के बाद 1897 तक लोगों को यही लगता रहा कि भाई डाल्टन साहब जो कह गए वही पत्थर की लकीर है, और इसको आप एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन नहीं, 1897 में जे थॉमसन आए, उन्होंने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि भाई एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, और एटम के अंदर ही कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि सर ये कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ये मैं आपको समझा दूंगा, ये थोड़ा सा सिलेबस में नहीं है, पुरानी बातें, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इससे कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। मतलब जे थॉमसन ने कैसे पहचाना कि हाँ ये पार्टिकल ही इलेक्ट्रॉन है। आपको बात मेरे समझ में आ रही है? अभी के लिए हम इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। अभी हम ये समझते हैं कि 1809 में डाल्टन्स की थ्योरी आई, और 97 मतलब लगभग 90 साल तक
लोग यही मानते रहे जो डाल्टन साहब कह गए थे। लेकिन फिर जे तो थॉमसन ने चीज़ों को गलत साबित किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। पहली बात तो ये। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। आपको ये बातें दोनों याद रखनी होंगी और आई थिंक आपको याद होंगी भी, क्योंकि आप ये 9th-10th में पढ़ चुके हो। इट्स जस्ट रिवीजन, ठीक है। जैसे ही 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो लोगों का ध्यान जे थॉमसन की तरफ गया और उन्होंने कहा कि थॉमसन भाई, आपने तो डाल्टन साहब को गलत साबित कर दिया, तो अब आप ये कह रहे हो कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल है, इसका नाम इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ भाई एटम कैसा दिखता है, कैसा है एटम। फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जब लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, जब थॉमसन साहब से बढ़ी, तो थॉमसन साहब ने अगले ही साल 1898 में अपना एक मॉडल सामने रख दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अब आप ये देख रहे होगे, है ना, ये मैंने क्या बनाया है, बता दो अभी क्या बनाया है। तो थॉमसन साहब का जो मॉडल था उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। बेसिकली थॉमसन साहब ने क्या कहा, थॉमसन साहब ने कहा कि भाई एटम जो होता है उसकी स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है, और उसकी जो रेडियस होती है वो अप्रोक्सीमेट 10⁻10 मीटर के आसपास होती है, और उसमें माइनस चार्ज बिखरा हुआ होता है, और इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आप तरबूज को देखो ध्यान से, मतलब कटा हुआ तरबूज, पूरा तरबूज साबुत नहीं, कटा हुआ तरबूज काट दो बीच में, और तरबूज को आप देखोगे तो आपको देखोगे ना उसमें लाल 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 होता है, बीच में बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, तो आप बिल्कुल उन सीड्स को मान लो इलेक्ट्रॉन, और जो लाल लाल है ना उसको आप क्या मान लो, उसको आप मान लो पॉजिटिव चार्ज। तभी इसको हम कहते हैं वाटरमेलन टाइप मॉडल। प्लम पुडिंग, पुडिंग देखिए, मतलब उसमें होता है ना जैसे एक क्या कहते हैं यार, देखा अगर आपने देखा हो, एक ब्रेड का सा टुकड़ा होता है, उसमें ऊपर 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 कुछ कुछ लगा होता है, ठीक है ना, वही होता है प्लम पुडिंग। आपको मैं कहा था वाटरमेलन से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये उन्होंने कहा कि ये रहा भैया मेरा एटम, स्फेरिकल शेप में है, 10⁻⁻10 मीटर इसकी रेडियस है, और ये जो है ना, ये जो माइनस, ये जो है, ये क्या है, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और भाई ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब आप एक बात देखो, अब आप यहाँ मुझसे सवाल कर सकते हो सर पॉजिटिव चार्ज के बारे में तो किसी ने पता लगाया ही नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ गया। अब आप एक बात समझो यार, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एटम तो न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन साहब ने जब इस बात को साबित कर दिया कि उसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा ही। वो बात अलग है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाद में सामने निकल के आया, पर ये अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है ना। तो थॉमसन साहब ने कहा कि भाई ये तरबूजे जैसा होगा एटम, और उसमें माइनस चार्ज होंगे बीज, सीड्स होंगे, और बाकी का जो फ्लैश होता है वो रेड रेड सा, वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यार लोगों को बात तो सही लगी, ठीक है, और लोगों ने कहा हाँ यार इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, माइनस चार्ज को कौन बैलेंस कर लेगा, प्लस चार्ज बैलेंस कर लेगा। बात लोगों को पसंद आई, और आप यकीन नहीं मानेंगे, अपने इस तरबूजे के चक्कर में ही थॉमसन साहब नोबेल प्राइज लेके उड़ गए। मतलब इस बात को मतलब ये मॉडल प्रपोज करने के लिए और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए थॉमसन साहब को नोबेल प्राइज मिल गया। लेकिन देखो यहाँ मजाक की बात अलग है, लेकिन 1898 में यार, उस वक्त जब भारत में आज़ादी के लिए चीज़ें चल रही थी, उस वक्त कहीं पर ये सब चीज़ें हो रही थी। मतलब उस वक्त जब साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं था, इतनी बड़ी बात बोल देना, कोई हल्का फुल्का इंसान ये सब काम नहीं कर सकता। इसको बोलने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपने इतने कम साइंटिफिक एडवांसमेंट में इतनी बड़ी बात बोल दी। अब देखो नीचे मैंने लिख दिया, ही प्रपोज दैट एन एटम पजेस अ स्फेरिकल शेप, रेडियस 10⁻10 मीटर है, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, the electrons are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement. This model was able to explain the overall neutrality of the atom. अब ये ओवरऑल न्यूट्रलिटी क्या होती है बेटा, मतलब भैया हमें पता है कि एटम क्या होता है, एटम तो न्यूट्रल होता है। अब थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन को तो डिस्कवर कर दिया था, तो उनसे पूछा गया भाई पॉजिटिव चार्ज का क्या हिसाब किताब है यहाँ पर, उन्होंने बोला ये रहा पॉजिटिव चार्ज पूरी तरफ बिखरा हुआ है, और माइनस 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 चार्ज इधर उधर है। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थॉमसन्स का वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, इससे आपको पता होगा, लेकिन बाई चांस कभी आपके स्कूल एग्जाम में 11th में पूछ ले तो आप इसको उठाकर लिख लेना। और दूसरी बात आपको बता दूँ, ये मैंने देखो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है बेटा, उसमें नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। ये वो चैप्टर नहीं है कि कॉन्सेप्ट हो गया बस सवाल कर लिया चैप्टर खत्म ना।
इसमें आपको प्रॉपर वे में नोट्स बनाने होंगे, इसलिए मैं सब पहले से लिख रहा हूं ताकि आप इस वीडियो को पॉज करें, थॉमसन मॉडल की हेडिंग डालें, ये बनाएं और नीचे ये थॉमसन मॉडल के बारे में 2 बातें लिखें और याद रखें कि थॉमसन मॉडल कैसा दिखता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब 1898 तक हम पहुंच चुके हैं जहां हमारे सामने पहला मॉडल ऑफ एटम आ चुका है जो कि थॉमसन ने दिया है। वही थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है। वीडियो को पॉज करिए और ये पूरा उतारिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो अब आगे चलते हैं। अब अगली कहानी कैसे बनती है जरा इसको समझो। थॉमसन साहब ने अपना मॉडल दे दिया। थॉमसन ने कहा भाई नेगेटिव चार्ज मैंने ढूंढ लिया है, पॉजिटिव चार्ज इसमें और होगा। तो अब फिर सारी साइंटिफिक कम्युनिटी जुट गई पॉजिटिव चार्ज को खोजने में कि ये है क्या, ठीक है ना? तो इस पॉजिटिव चार्ज को खोजने के चक्कर में हमारे सामने प्रोटॉन आके खड़ा हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पर मैंने दो साइंटिस्ट नाम लिखे हैं, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। देखो मैं बताता हूँ क्यों। बहुत जगह कंफ्यूजन है कि भाई प्रोटॉन को डिस्कवर करने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका है, रदरफोर्ड का है या गोल्डस्टीन का है? कई जगह आपको रदरफोर्ड मिलेगा, कुछ जगह आपको गोल्डस्टीन भी मिलेगा। मैं दोनों का सम्मान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रोटॉन की खोज की तरफ सबसे पहले जो बढ़े थे वो गोल्डस्टीन बढ़े थे। इवन ऐसा कहा जाता है कि जब जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1897 में, इन्होंने सामने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि भैया ये इलेक्ट्रॉन होता है। उससे 10 साल पहले गोल्डस्टीन पॉजिटिव पार्ट को खोजने के प्रयास में चालू कर दिया था उन्होंने। मतलब पॉजिटिव पार्ट को खोजने के लिए जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो करना शुरू कर दिए थे गोल्डस्टीन ने 1886 में। अब देखो मैं ईयर वगैरह इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक स्टोरी लाइन फिक्स हो जाए कि कब क्या हो रहा है, ठीक है ना? लेकिन गोल्डस्टीन जो थे ना वो प्रॉपर रिजल्ट पे नहीं पहुंच पा रहे। तो उन्होंने कहा था कि हाँ एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, वो ऐसा है वैसा है। लेकिन रदरफोर्ड ने इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा के कॉन्क्रीट काम किया और 1911 के आसपास उन्होंने प्रोटॉन बताया कि भाई ये प्रोटॉन है, इसका ये चार्ज है, इसका ये मास है। तो वैसे तो आप कभी भी नेट पर सर्च करेंगे कि डिस्कवर ऑफ मतलब हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो रदरफोर्ड ही लिख के आता है, लेकिन गोल्डस्टीन को भी हम इसमें शामिल करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब देखो प्रोटॉन जैसे इलेक्ट्रॉन था उसके लिए हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हमने कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट किया था। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको समझाऊंगा और कैनाल रेज भी समझाऊंगा, पर थोड़ा सा पेशेंस रखो। कहानी में ये ऐड करो कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, थॉमसन ने अपना एक मॉडल दे दिया तरबूज वाला, और उसके बाद खोज हुई डिस्कवरी ऑफ, उसके बाद किसकी खोज हुई? प्रोटॉन की खोज होगी। बात समझ में आ रही बेटा? प्रोटॉन का मास क्या होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। अगर आप देख रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन से 10,000 टाइम हैवी है कि नहीं? अगर याद आ रहा हो आपको, इलेक्ट्रॉन कितना था? 10⁻31 kg की रेंज में था। ये 10⁻27 kg की रेंज में, यानी 10⁴ टाइम्स हैवी है, मतलब 10,000 गुना ज़्यादा भारी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, ठीक है? लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, बट अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक। अब हमारी कहानी कहाँ तक आ गई है? हमारी कहानी यहाँ तक आ गई है कि हमें पता चल गया है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का एक नेगेटिव पार्टिकल भी होगा और एटम के अंदर एक प्रोटॉन नाम का पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा। यानी डाल्टन साहब को तो बिल्कुल भूल ही जाओ, ठीक है ना? डाल्टन साहब ने जो कहा था कि भाई एटम इंडिविजिबल है, उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। क्लियर होगी बात? अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बाद जो सबसे सटीक मॉडल हमारे सामने आया उसका नाम था रदरफोर्ड्स मॉडल। और मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड का मॉडल सामने आते ही एटम को लेके जितनी भी सोच थी साइंटिफिक कम्युनिटी की वो एक झटके से बदल गई थी। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना? और स्टोरी में अब अगला पड़ाव रदरफोर्ड मॉडल ही है, ठीक है? इसको हम लोग रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो मैं आपको बता दूं स्टोरी लाइन आपको फिट हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले डाल्टन ने बोला कि भाई एटम को इंडिविजिबल है, कोई बात नहीं। उनके 90 साल बाद जे थॉमसन आए जिन्होंने कहा नहीं भाई एटम के अंदर और भी हमने झांक लिया है, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, उसका मास भी बता दिया। तो लोगों ने कहा भाई बताओ फिर अब एटम कैसा दिखता है, आप ही बताओ भाई। तो थॉमसन ने अपना तरबूजा रख दिया सामने कि देखो भैया एटम ऐसा दिखता है, इसमें पॉजिटिव पार्टिकल भी होंगे, वो मुझे नहीं पता कौन से होंगे। तो भैया फिर उसके सामने फिर उसके बाद अगला जो स्टेप था वो सीधी सी बात है, जब नेगेटिव पार्टिकल
खोज लिया थॉमसन ने, तो बाकी के साइंटिस्ट अब क्या खोजेंगे? पॉजिटिव पार्टिकल ढूंढे उनको। चलो उन्होंने अपना नाम किया नेगेटिव ढूंढ के, हम पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। तो भैया फिर इसी ढूंढने के चक्कर में प्रोटॉन हमारे सामने आ गया। प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन दोनों को कंट्रीब्यूशन दिया जाता है इसके लिए। और फिर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल सामने रखा। इसको हम क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब एक बात समझिए, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता दूं, रदरफोर्ड मॉडल से अभी तक नीट में कोई ऐसा सवाल नहीं आता है, लेकिन सिलेबस आपका यहाँ से स्टार्ट है। 11 का सिलेबस आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जो आपके स्कूल वाले हैं, वो जब फर्स्ट टर्म के एग्जाम वगैरह होते हैं तो उसमें भाई साहब खूब पूछते हैं, वो ड्रॉ रदरफोर्ड मॉडल, ऑल्सो कमेंट ऑन द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना। तो इसको आप बहुत तरीके से आपको बनाना है। नीट में इसमें बहुत पुराने समय में सवाल आते हैं, तब इस पर सवाल नहीं आते हैं। वो सवाल क्या आए थे वो मैं आपको करा दूंगा, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बताया भी था कि मैं आपको लास्ट ईयर के सवाल तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है ना। अब देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे? अब देखो, यहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं है, अब मैं आपके सामने चीज़ें फिल करूंगा। वो थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी में चले गए। रेडियो एक्टिविटी की मदद से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने यहाँ पर रखा है क्या? ये ले लिया इन्होंने रेडियम का पार्टिकल। क्या ले लिया बेटा इसमें? रेडियम। आपको समझ में आ रहा होगा क्या ले लिया? रेडियम ले लिया उन्होंने, ठीक है। लाओ मैं थोड़ा सा मार्कर वैसा ढूंढ लेता हूँ, ठीक। उन्होंने लिया रेडियम, और रेडियम को उन्होंने एक लेड के बॉक्स में रख दिया, लेड बॉक्स, ठीक। और देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो होल, ये आपको काफी बड़ा दिख रहा होगा भाई। इतना बड़ा होल नहीं, बहुत बारीक होल था, ठीक है। अब रेडियम क्या है? रेडियम तो भाई साहब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो क्या करेगा? वो अल्फा रेज निकालता है। क्या निकालता है? अल्फा रेज निकालता है। ये इन्होंने क्या रखा है? ये जो उन्होंने रखा है, ये लेड की प्लेट है। मतलब ये बीच में उन्होंने स्लिट डेवलप की है। इसको हम स्लिट मतलब गैप, ठीक है ना। ये है स्लिट, और ये क्या है? लेड की प्लेट है, ठीक है। अब ये क्यों रखी गई है? इसलिए रखी गई है कि अल्फा पार्टिकल को ज़्यादा डेविएशन ना हो। बहरहाल इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, या आप ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप ये समझिए, स्लिट का मतलब एक गैप है, दो प्लेट रखी ताकि अल्फा पार्टिकल डेविएट ना हो। इनका जो निशान है वो यहाँ की तरफ रहे। अब देखो, ये क्या था? ये इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पे। किस पे बेटा? गोल्ड फॉइल। किस पे किया था? गोल्ड फॉइल। और मैं आपको बता दूं, जो गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी ना, वो 100 nm थी। 100 नैनोमीटर गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी। मतलब समझो, उन्होंने एक रेडियम लिया, रेडियम को उन्होंने सेट किया। रेडियम को उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि उन्हें कोई अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स चाहिए था। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक। और उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया। क्या किया? बॉम्बार्डमेंट। किस पे किया? गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल जो है कितनी थिक थी? इतनी पतली थी कि 100 नैनोमीटर जितनी पतली थी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और गोल्ड फॉइल के चारों तरफ यू शेप में उन्होंने एक जेडनेस की स्क्रीन रख दी। किसकी? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रख दी, ठीक है। बात समझाएंगे? एक सर्कुलर स्क्रीन है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप पहले ये समझो भाई कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। बात समझ आ रही है? मैं बताता हूँ कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होते क्या है? अल्फा पार्टिकल भाई, अल्फा पार्टिकल वो होते हैं जिनके ऊपर +2 का चार्ज होता है। बात समझ आ गई? कितना होता है? +2 का चार्ज होता है। और जिनका मास जो होता है, ये जो इनका मास जो होता है, ये 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल को वैसे हम हीलियम का न्यूक्लियस भी बोलते हैं। हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है 2He4। हीलियम ये होता है नहीं था 2He4। अगर देखो मैं दिखाता हूँ हीलियम को, अगर आप ध्यान से देखो तो हीलियम ये हुआ, बाहर ये हुआ। इसमें यहाँ पर कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर क्या होते हैं? 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बच जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो लगभग सेम होता है। मैं बताऊंगा आगे, अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको थोड़ा सा फील आ जाए एक्सपेरिमेंट की, इसलिए मैं बता रहा था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। आप बस ये बात याद रखो कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है कि ये इसमें +2 चार्ज होता है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। बेसिकली क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है।
और ये 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। भैया हैवी पार्टिकल है, क्वाइट हैवी। ठीक है, तो बस इन्हीं अल्फा पार्टिकल का हमने क्या किया, बोम्बार्डमेंट किया। किस पे, गोल्ड फॉइल पे। अब देखो भैया चौंकाने वाली क्या चीजें आ रही हैं, देख रहे हो। इसमें क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो गोल्ड फॉइल को आर पार कर जा रहे हैं, आर पार कर कर यहां पर लग रहे हैं जाके, किस पे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे टकरा रहे हैं। अब देखो हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों रखी है बेटा, यार अल्फा पार्टिकल नेकेड आई से दिखाई तो देते नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप देख लो अरे वो जा रहा है अल्फा पार्टिकल, देखो वो गया अल्फा पार्टिकल। अबे क्रिकेट की बॉल थोड़े ना है जो दिख जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस गोल्ड फॉइल के पीछे ही रख देते हैं क्या, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, तो जब अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे बेटा टकराते हैं तो एक चमक पैदा होती है, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ कुछ हुआ। बात समझ नहीं आ रही है। अब रेडियम हमने रखा, अब अल्फा पार्टिकल से छोड़, अब रेडियम अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा, हमें दिख तो ना रहेगा अल्फा पार्टिकल, देखो देखो ये गया ये गया ये गया ये गया, नहीं बेटा हमें अल्फा पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ जैसे यहाँ पर स्पार्क्स पैदा होंगे तो हमें दिखेगा कहाँ अल्फा पार्टिकल टकराया। ठीक है, अब देखो अल्फा पार्टिकल निकले तो बहुत यहां पर इस गोल्ड फॉइल के जस्ट पीछे यहां पर बहुत सारी चमक पैदा हो रही थी, खड़ाखड़ खड़ाखड़ खड़ाखड़। कुछ चमक यहां पैदा हुई, कुछ चमक यहां भी पैदा हुई। ठीक है, यानी इसका मतलब यह था कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को पेनेट्रेट कर गए, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को चीरते हुए निकल गए पीछे। अब अगर थॉमसन की बात सच होती कि भैया एटम में क्या होता है, एटम तो तरबूज होता है, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल तो रिपेल कर जाने चाहिए थे। भाई अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज, चारों तरफ भी पॉजिटिव चार्ज, तो रिपेल कर जाने चाहिए थे। लेकिन नहीं, वो तो आर पार निकल रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन किए उसके बारे में बात कर लेते हैं, और ऑब्जर्वेशन से बेटा क्या कंक्लूजन निकाले उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, और मैंने आपके लिए स्पेशली सारे पॉइंट लिखे हैं बैठ के, क्योंकि इसके नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि भाई अल्फा पार्टिकल का बोम्बार्डमेंट किया तो अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल थे वो तो गोल्ड फॉइल को आर पार करके निकल गए। कैसे पता चला कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा इस चमक पैदा हो रही है, ये एरिया वही है जो जस्ट गोल्ड फॉइल के पीछे है। कुछ चमक हमें यहां पर भी पैदा हो रही है, यानी कुछ पार्टिकल डेविएट भी हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल किसी एंगल से डेविएट भी हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ चमक हमें यहां भी पैदा हो रही है, यानी कुछ पार्टिकल बहुत ज्यादा डेविएट हो रहे हैं। ठीक है ना, यानी ज्यादातर पार्टिकल तो पार कर गए, कुछ पार्टिकल थोड़ा डेविएट हुए और कुछ पार्टिकल बहुत ज्यादा डेविएट हुए। अब देखो उसको यहां समझाता हूं मैं आपको। अब यार गोल्ड फॉइल ले लो आप, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल में तो गोल्ड है, तो गोल्ड में तो बहुत सारे एटम होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो ये गोल्ड फॉइल के मैंने अंदर का आपको एरिया दिखा रहा हूँ जहाँ बहुत सारे एटम हैं गोल्ड के। तो जब मैंने अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया, जब मैंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया, तो ये जो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो कलर वाले हैं, ये वो वाले अल्फा पार्टिकल हैं जो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, यानी ये अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल है कि नहीं। देखो यहां से निकल गया, ये देखो ये अंदर से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, मतलब खोखला है एटम से आर पार निकल जा रहे हैं। अब जो यहां टकराए वो थोड़ा सा डेविएट हो गए, देखो यहां टकराया डेविएट हो गए, जो बीचों बीच में टकराए वो बहुत ज़्यादा डेविएट हुए हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मैं आपको इसके ऑब्जर्वेशन समझाता हूँ, और ऑब्जर्वेशन मैंने लिखे हैं उसको आप पॉज कर करके हर ऑब्जर्वेशन को अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले आप ये बनाएंगे, ये सारी बातें लिखेंगे, ठीक है ना, पॉज करके, और उसके बाद वीडियो को आगे आप रन करेंगे। देखो अब मैं आपको ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ कि ऑब्जर्वेशंस क्या हुए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था भाई, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल नियरली 99%, आप देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल नियरली 99% went straight without suffering any deflection। मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल नियरली 99%, अगर मैंने 100 डाले तो 99, लेकिन 100 तो नहीं डाले तो हमने बहुत सारे होंगे, तो नियरली 99% जो थे वो सीधे निकल गए आर पार। मतलब इससे ये बात साबित हो गई कि भाई तरबूज तो नहीं है अंदर, क्योंकि तरबूज खोखला नहीं होता, तरबूज में पूरा तरबूज फिल होता है। और अगर बहुत सारे पार्टिकल ऐसे निकल जा रहे हैं तो अंदर एटम के खाली स्पेस बहुत ज़्यादा है बेटा, तभी तो पार्टिकल आर पार निकल जा रहे हैं, है कि नहीं। दूसरा क्या आया,
a few of them got deflected through small angles. मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें से थोड़े से जो थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए. और फिर तीसरा क्या है, अ वेरी फ्यू, अबाउट 1 in 20,000, मतलब 20,000 में से कोई एक, डिड नॉट पास थ्रू द फॉइल एट ऑल बट suffered large deflections more than 90 degree or even come back in more or less the direction from which they have come. इसका मतलब सिंपल वे में ये है कि ज़्यादातर तो आर पार हो गए, कुछ छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए और बहुत कम 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देखो ना, ज़्यादातर क्या है वो आर पार हो गए हैं, कुछ क्या हो रहे हैं, दो मैंने दिखाए हैं क्या जो 90 डिग्री से कम एंगल पे हैं, और मैंने एक जो दिखाया जो 90 डिग्री के आसपास एंगल पर है, और एक दो ऐसा भी होगा जो यहाँ पर भी टकराएगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये बहुत कम है. ठीक है ना, आपको बताया ना मैंने 20,000 में से कोई एक. अब ये थे आपके ऑब्जर्वेशन, ये तीनों ऑब्जर्वेशन अपने नोट्स बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे. अब कंक्लूजन देखते हैं. कंक्लूजन क्या निकला भाई, क्या कंक्लूजन निकाला इन सब चीज़ों से? ये कंक्लूजन क्या निकाला, पहला कंक्लूजन क्या निकाला, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, ठीक है ना, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट द मेटल फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो बिना डिफ्लेक्शन के पार हो गए. इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम. इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम. जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ वहाँ आपको अपने नोट्स में अंडरलाइन करनी है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का भाई साहब बहुत ज़्यादा पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है, स्पेस होता है वहाँ पर, बिल्कुल. ठीक है ना. अगला पॉइंट देखो, सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल एंड अल्फा पार्टिकल्स वर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, these could be deflected only by some positive body present within the atom. अब देखो भाई, जो आर पार निकल गए तो हम समझ गए भाई आर पार क्यों निकल गए, वहां कुछ था ही नहीं, खाली जगह थी, आर पार निकल गए. अब कुछ जो अल्फा पार्टिकल हैं वो थोड़े से स्मॉल एंगल पर डाइवर्ट हुए. भाई अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, जब वो किसी पॉजिटिवली चार्ज के पास जाएगा तभी तो रिपल होगा, तभी तो डिफ्लेक्ट होगा. यानी पक्की बात है कि वहां पर कहीं कहीं पर कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एटम के अंदर है ना. सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल and alpha particles were positively charged particles, these could be deflected only by some positive body present within the atom. बात समझ आ रही ना, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है. अल्फा पार्टिकल मैंने आपको बताया बेटा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो अगर वो डेविएट हो रहा है, अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो पक्की बात है वो किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से टकराया है, उसने उसको रिपल कर दिया है. ठीक है, तो दूसरा कंक्लूजन ये था. अब थर्ड कंक्लूजन हम देखते हैं. Some alpha particles were deflected more than 90 degree. Some alpha particles